तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसी का अगला पोर्शन है नाभिक। नाभिक के अंदर सबसे पहले हम लोग सीखेंगे नाभिक का संगठन। नाभिक का संगठन यानी जो हमारा नाभिक है इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, इन्हीं चीजों का संगठन देखेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि ये इस तरीके से हमारा नाभिक होता है और इस नाभिक को प्लस दिखाते हैं, लेकिन इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन भी उपस्थित होते हैं और न्यूट्रॉन भी उपस्थित होते हैं। इसी के साथ साथ नाभिक के चारों ओर इस तरीके से कक्षाएं पाई जाती हैं और इन कक्षाओं के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वृत्तीय कक्षाओं में गति करते रहते हैं। तो नाभिक क्या कहेंगे, नाभिक का संगठन क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जबकि नाभिक के चारों ओर उपस्थित कक्षाओं में वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो लिखेंगे नाभिक के अंदर प्रोटॉन व नाभिक के अंदर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और नाभिक के चारों ओर उपस्थित वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये हो गया हमारा नाभिक का संगठन। एक बार इसको आप लोग नोट कर लेंगे अपने फेयर में, स्क्रीनशॉट जो भी लेना है वो ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं नाभिक का जो है किस तरीके से दर्शाया जाता है। अगली हेडिंग करेंगे अब हम लोग तत्व को किस तरीके से दर्शाते हैं। तो ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें भाई। चलिए अगली हेडिंग पर चलते हैं। तत्वों को दर्शाना। अब भाई तत्वों को दर्शाया कैसे जाता है ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तत्व मान लेते हैं कोई हमारा तत्व x है और x के इधर वाले कोने पर आपको a लिखा मिलेगा और ऊपर वाले कोने पर आपको जो यहाँ पर जो है आपको लिखा मिल जाता है z। यहाँ पर क्या लिखा मिल जाएगा आपको z, जबकि यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको a। या तो आपको जो है इसको जो हम लोग एक तरीके से और दिखा सकते हैं, ये कोई तत्व है x और यहाँ पर आपको z लिख देगा या फिर यहाँ पर आपको a लिख देगा। और जो है यहाँ पर जो x है वो हमारा एक प्रकार का तत्व है और जो हमारा a है और जो z है ये क्या है, ये अब हम लोग जो है हर एक चीज को यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले x है हमारा तत्व और जो यहाँ पर a है ये है हमारा परमाणु, ये है हमारा परमाणु भार या इसी को कहते हैं या द्रव्यमान संख्या। या तो आप इसको परमाणु भार कह दीजिए या इसको क्या कह दीजिए, द्रव्यमान संख्या कह दीजिए। और जो यहाँ पर z है, z को कहते हैं हम लोग परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक को ही कहते हैं हम लोग जड़ के अंदर जो है जो हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या है,
इलेक्ट्रॉन की संख्या, और यही अगर जेड जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो यही होती है प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। तो यहां पर हम लोगों ने 3 चीजें लिखी हैं। पहला लिखा है यहाँ पर x जो है हमारे वो किसी भी प्रकार के तत्व को दर्शाएगा, जो जबकि हमारा a है, a बताएगा कि परमाणु भार क्या है, और साथ ही साथ परमाणु भार का दूसरा नाम होता है द्रव्यमान संख्या। और हम लोगों ने जाना कि जो हमारा जेड है, जेड ये बताता है कि परमाणु क्रमांक क्या है, और परमाणु क्रमांक को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, और यही कहा जाता है कि जो है जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के बराबर कितने हो जाएंगे, हमारे प्रोटॉन हो जाएंगे। अब आगे बात हम लोग और करेंगे। यहाँ पर जो हमारा परमाणु भार होता है, परमाणु भार का मतलब है कि नाभिक का भार या तत्व का भार, और तत्व का भार हम लोग दिखाते हैं जो नाभिक के अंदर द्रव्यमान होता है। और नाभिक के अंदर 2 चीजें पाई जाती हैं, प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो हम लोग एक बात और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो परमाणु भार है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग परमाणु भार बराबर क्या लिख सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। परमाणु भार बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। अच्छा, ये बात हो गई हमारे प्रोटॉन की संख्या की। अच्छा, प्रोटॉन परमाणु भार को हम लोग लिख सकते हैं किसके बराबर, परमाणु भार बराबर होता है A, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे A है ये, और बराबर में प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर है, देखिए भाई प्रोटॉन की संख्या को दिखाते हैं जेड से, तो हमने लिख लिया यहाँ पर जेड है, और प्लस में ये न्यूट्रॉन की संख्या है, तो इसको हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या ही लिखा रहने देंगे, तो न्यूट्रॉन की संख्या हो गया। अगर हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर, यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस का जेड है इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो A माइनस जेड, और A है हमारा परमाणु भार, और माइनस में जेड क्या है, ये परमाणु क्रमांक। यानी अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो ऊपर वाले में से किसको घटा देंगे, नीचे को वाले को घटा देंगे, ऊपर वाले से नीचे को घटा देंगे, ऊपर वाले से नीचे को, तो वो हमें क्या दे देगा, न्यूट्रॉन की संख्या को बता देगा। चलिए आप लोग इसको एक बार नोट करिए, फिर हम एक दो जो है एग्जाम्पल ले लें इसके, तो बाकी चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारा, यहाँ पर लिखा है नाइट्रोजन, और यहाँ पर लिख दिया है 7, और यहाँ पर लिख दिया है 14। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए इसके अंदर कौन परमाणु क्रमांक है, तो परमाणु क्रमांक होता है A, और A कहाँ पर, परमाणु क्रमांक होता है हमारा Z, और Z कहाँ पर है, ऊपर। Z कहाँ पर होता है, ऊपर के नीचे, तो कहेंगे नीचे, तो यानी Z बराबर क्या हो जाएगा, 7। फिर आपसे पूछा जाए परमाणु भार कहाँ पर होता है, तो परमाणु भार ऊपर होता है, किससे दर्शाते हैं परमाणु भार को, तो परमाणु भार को दर्शाते हैं A से, तो हम लोगों ने A बराबर क्या लिख लिया, 14। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, और न्यूट्रॉन कितने होंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जेड के बराबर ही होते हैं, तो यानी यह कह सकते हैं कि जो हमारा E बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वो भी कितनी होगी, 7, प्रोटॉन की संख्या होगी वो भी कितनी होगी, 7। अब पूछा जाए न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है भैया देखो A माइनस जेड, तो हम लोग लिखेंगे न्यूट्रॉन की संख्या बराबर A माइनस जेड। A बराबर दिया हुआ है कितना, 14, और यहाँ पर जेड बराबर कितना दिया हुआ है, 7। 14 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबका मान 7 के बराबर है। इस केस में ऐसा हुआ है, जरूरी नहीं कि हर केस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव बराबर ही है, तो ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। तो ये आपने एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लिया है।
चलिए फिर आगे हम लोग और देखेंगे, इतना आप लोग नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग ले लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आपने इतना कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं कुछ परिभाषाएं देखेंगे समस्थानिक समभारिक की, तो उसमें जानेंगे क्या होते हैं समस्थानिक और क्या होते हैं समभारिक। तो एक एक करके अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हमारी सबसे पहले हेडिंग आएगी, कुछ परिभाषाएं पढ़ रहे हैं। नंबर 1 पर आता है समस्थानिक, और समस्थानिक को ही हम लोग कहते हैं समप्रोटॉनिक। समप्रोटॉनिक, और इंग्लिश में इसको कहते हैं आइसोटोप। आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब देखिए क्या होता है। आइसोटोप्स का मतलब हम लोग जानते हैं समस्थानिक, स्थान यानी जिनका स्थान समान हो, और स्थान उनका ही समान होगा जिनके क्रमांक समान होंगे। स्थान उनका ही समान होगा जिनके क्रमांक समान होंगे। तो समप्रोटॉनिक या समस्थानिक की परिभाषा क्या होती है, एक शब्द में जानेंगे। एक ही तत्व के परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक क्या होता है, जेड। यदि एक ही तत्व के परमाणु क्रमांक समान हो, जेड समान हो, लेकिन परमाणु भार ए अलग अलग होते हैं, तो इन तत्वों को समभारिक तत्व, इन तत्वों को समस्थानिक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, समस्थानिक तत्व कहते हैं। तो क्या होगा इस केस में, एक ही तत्वों के अंदर जो है परमाणु क्रमांक तो समान समान होंगे, लेकिन क्या होगा, उनके जो परमाणु भार होंगे वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। चलिए देखते हैं समस्थानिक की परिभाषा लिखते हैं। एक ही तत्व जिनके परमाणु क्रमांक जेड समान हो, किंतु परमाणु भार ए अलग अलग होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक या समप्रोटॉनिक कहलाते हैं। समप्रोटॉनिक कहलाते हैं। तो आपको इतनी बात समझ लेनी है कि समस्थानिक या जो है समप्रोटॉनिक कौन है, जिनके परमाणु क्या होने चाहिए भाई, समान परमाणु क्रमांक क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, और जो उनके परमाणु और जो परमाणु भार है ये क्या होने चाहिए, अलग अलग होते हैं। तो वही क्या कहलाने लगते हैं, हमारे समस्थानिक कहलाने लगते हैं। अब एक दो एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे देखिए बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, सुना होगा आपने, हाइड्रोजन 1 और फिर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये सब इनके परमाणु क्रमांक एक होते हैं। इसका भी 1 परमाणु भार, इसका 2 परमाणु भार, इसका 3। अब ये देखिए जो तीनों हैं ये हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन में देखिए, लेकिन इनके परमाणु क्रमांक तो समान है, लेकिन इनके परमाणु भार क्या है, अलग अलग। और जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं उन्हें कहते हैं समस्थानिक, और परमाणु भार क्या होने चाहिए, अलग अलग। तो हाइड्रोजन का ये हो गया क्या, हमारे ये तीनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समस्थानिक। इसी तरह देखिए ऑक्सीजन का होता है। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है भैया, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, और इधर भी ऑक्सीजन 8 पर मिलता है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 8 पर मिलता है, लेकिन इनका परमाणु भार हो जाता है 16, 17, 18। तो ये तीनों ऑक्सीजन जो है एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे भैया, समस्थानिक। अच्छा, समस्थानिक बताया वे होते हैं जो परमाणु क्रमांक क्या हो उनके सबके समान हो, लेकिन परमाणु भार क्या होने चाहिए, एक दूसरे से अलग अलग होने चाहिए। वही क्या हो जाते हैं हमारे, वही हो जाते हैं हमारे
वही हमारे हो जाते हैं समस्थानिक। और एक दो देख लेते हैं। एक होता है जैसे हमारे तीसरे नंबर पर क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 और क्लोरीन का इधर भी कितना होगा 17, लेकिन एक मिलता है हमें 35 वाला और एक मिलता है हमारा 37 वाला। साथ ही साथ एक और याद रख लेंगे, एक होता है 92 यूरेनियम। यूरेनियम का कितना होता है 92, तो 92 तो होता है, लेकिन एक का परमाणु भार होता है 235 और एक का होता है 236। ऐसे बहुत लिथियम के होते हैं। आपको बेसिकली इतने याद रखने हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। तो समस्थानिक या समप्रोटॉनिक कौन है? एक ही तत्व जिनके परमाणु क्रमांक, देखिए परमाणु क्रमांक सबके समान है, लेकिन परमाणु भार क्या है सबके अलग। परमाणु क्रमांक 8 सब में समान है, लेकिन परमाणु भार क्या है अलग अलग। परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार अलग अलग। परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है। तो इन सभी तत्वों को समस्थानिक तत्व कहते हैं। चलिए, आपने इतना नोट कर लिया होगा। एक बार जो है इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। दूसरी हेडिंग समभारित। अगली हेडिंग रहेगी हमारी समभारित। और समभारित को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में आइसोबार्स। अब आइसोबार्स क्या है? जहां पर हम लोगों ने समस्थानिक में पढ़ा था परमाणु क्रमांक समान होने चाहिए, यहां पर क्या कह दीजिए परमाणु भार समान होने चाहिए। तो लिखेंगे ऐसे विभिन्न तत्व, ऐसे विभिन्न तत्व जिनके परमाणु भार, और परमाणु भार क्या होता है एक समान हो, किंतु परमाणु क्रमांक जड़ अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। समभारित तत्व कहलाते हैं। समभारित तत्व कहलाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक दोनों के एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे देखिए, अब समभारित हमें दिखाना है, तो समभारित में कार्बन होता है 6 और नाइट्रोजन होता है 7। तो देखिए इनके परमाणु क्रमांक क्या हो गए अलग अलग, लेकिन परमाणु भार दोनों के क्या रहते हैं 17 ही रहते हैं, समान ही रहते हैं। तो ये हो गया, ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ये आपस में कहलाएंगे समभारित। जिनका भार क्या हो समान हो, जिनका भार क्या हो समान हो, समभारित कहलाते हैं। इसी तरह अगर हम लोग ले लें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ऑक्सीजन होता है हमारा 8, फ्लोरीन होता है 9, लेकिन इनके जो परमाणु भार होते हैं वो होते हैं हमारे हिसाब से 18। यहाँ पर होता है 18 होता है। तो इस तरीके से जो होते हैं इनके, देखिए आपको दिख रहा होगा कि जो है समान हो, इनके क्या होने चाहिए अलग अलग। यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन 7 दूनी 14 होगा, ये 14 होगा भैया और ये 17 होगा। इसको सही कर लेना। नाइट्रोजन 7 दूनी 14 यहाँ पर होगा, तो ये भी 14 हो जाएगा। ये होता है 8 दूनी 16 और 1 17, तो ये भी एक 17 हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है। तो देखिए परमाणु क्रमांक दोनों के अलग अलग है, परमाणु क्रमांक अलग अलग है, लेकिन परमाणु भार क्या है भाई इनके समान है। और जिनके परमाणु भार क्या होते हैं समान होते हैं, वो सभी तत्व क्या कहलाते हैं समभारित तत्व कहलाते हैं। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
फिर